हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन सिंह और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 3 धातु और अधातु पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आपको करना क्या है, आप लोग जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि कॉपी पेन लेकर बैठना, इसकी नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन सिंह और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? अध्याय 3 है धातु और अधातु के बारे में। किसके बारे में? धातु और अधातु के बारे में। तो देखिए, पढ़ना तो आपने स्टार्ट कर दिया, तो इससे पहले आपको क्या करना है कि ये कॉपी पेन लेके बैठना है। अपनी जो नोट्स है ना उसको बनाते चलना है, लिखते चलना है और साथ में जो चीज़ों में बताऊंगा ना उसको याद करते चलना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इनके गुणधर्म के बारे में, ठीक है। किताब को आप बंद कर दीजिए, किताब को आप रख दीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। इसके बाद जब पढ़ने के बाद आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा समझ में आएगा और बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि धातु क्या होते हैं। धातु क्या होते हैं तो मैंने लिखा है कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। धातु वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा, विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रिक, और ऊष्मा क्या होती है? हीट। इलेक्ट्रिक और हीट के अच्छे चालक होते हैं। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक और हीट चल जाए, है ना। जिसमें इलेक्ट्रिक, जैसे तार है, तार में यहाँ पे लाइट लगा दिए, वहाँ पे वो कर लिए, पहुँच गया। तो धातु ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत और ऊष्मा के जो अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, जिनमें आसानी से विद्युत पहुँच जाए, आसानी से ऊष्मा पहुँच जाए और जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में क्या होता है? धातु में एक धात्विक चमक पाई जाती है, ठीक है, और इसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। धातु जो होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, आप लोग देखे होंगे, वो अलग तरीके से चमकता रहता है, ठीक है, और चांदी है अलग तरीके से चमकता रहता है। और जैसे कि जब आप सोने को आपस में टकराएंगे, सोने को आपस में लड़ाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। उस ध्वनि को हम बोलते हैं धात्विक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? धात्विक ध्वनि। जिसमें ध्वनि पाई जाती है उसे धातु कहते हैं। समझ आया इतना कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जिसमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है ना, और जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, धातु कहलाते हैं। अब देखते हैं कि अधातु क्या होते हैं, है ना, कि अधातु क्या होते हैं। अधातु, अब इसी चीज को उल्टा कर दो, अधातु हो गया कि अधातु वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं या विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब कि अधातु में विद्युत और ऊष्मा आसानी से नहीं बह सकती, वो कुचालक होते हैं, ठीक है, अधातु। और जिसमें अधात्विक ध्वनि नहीं, जिसमें अधात्विक चमक नहीं पाई जाती है ना, अधात्विक चमक नहीं पाई जाती है। और अधातु को आपस में मतलब कि टकराने पर कोई ध्वनि भी नहीं उत्पन्न होती है, उसको हम बोलेंगे अधातु। बताइए, धातु और अधातु समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि भैया ये ऊष्मा के, विद्युत के अच्छे चालक हैं, धात्विक चमक, धात्विक ध्वनि, इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब की धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या चीज़ है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म मतलब एक एक को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहला है कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको हम धात्विक चमक बोलते हैं। जो सोना होता है, चांदी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एक विशेष प्रकार की उसमें चमक पाई जाती है। बताइए, सोने जैसी चमक किसी भी चीज़ में पाई जाती है? नहीं पाई जाती ना। चांदी जैसी चमक किसी भी चीज़ में पाई जाती? बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो हम क्या कह सकते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। नेक्स्ट है कि आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब होता है कि धातु को पीट कर लंबा तथा चौड़ा किया जा सकता है। सोना है, आप सोने को लेकर चलिए, सोने को आप पीट के लंबा कर देंगे, पीट के चौड़ा कर देंगे, है ना, इसी को बोलते हैं आघात वर्धता। आघात वर्धता मतलब जिस चीज़ को पीट कर लंबा या चौड़ा किया जा सके उसको बोलते हैं आघात वर्धता। तो मतलब कि आघात वर्धता में है धातु को पीट कर लंबा तथा चौड़ा किया जा सकता है। समझ आया ना। आगे देखें, नेक्स्ट है कि रूप। धातु किस रूप में कहाँ पे पाया जाता है? तो धातु कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पता क्या होता है? जिस रूम पे आप वीडियो देख रहे हैं,
या जिस रूम पे आप बैठे हैं, जिस रूम पे मेरा स्टूडियो है, मेरा सेटअप है, उसे बोलते हैं कमरे का तापमान, ठीक है। और आप बाहर निकलेंगे तो गर्मी रहेगी, और बाहर जाएंगे और गर्मी, है ना, ठंडी भी रहेगी। तो मतलब कि कमरे का तापमान, समझ गए ना। धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। धातु जो होगा कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होगा, लेकिन अपवाद है यहाँ पे, लेकिन मरकरी, ये जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, इसको Hg से इंडिकेट करते हैं, किससे, Hg से। लेकिन पारा, Hg, मरकरी, मतलब कि लेकिन मरकरी द्रव्य अवस्था में होता है। आप लोग पारा देखे हो तो जो पारा होता है ना, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में ही होता है। समझ गए ना आप लोग, बताइए कोई दिक्कत नहीं आई। तो रूप भी समझ गए आप। 4, कठोरता। अब आप लोग एक डाउट आ रहा होगा कि सर आप लिख क्यों देते हैं। देखिए, अगर मैं एक एक चीज़ आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे ऐसे कि सभी धातु कठोर होते हैं जैसे, तो यहाँ पे जो टाइम होगा ना आपका, 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे पहुँच जाएगा, 3 घंटे पहुँच जाएगा, है ना। इस वजह से मैं पहले से लिख लेता हूँ, या कुछ लोग रहते हैं वो लिख देते हैं, फिर मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना। और किसी भी चीज़ की बाकी दिक्कत आपको आ रही हो पढ़ने में तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि कठोरता। सभी जो धातु होते हैं वो लगभग कठोर होते हैं। क्या होते हैं? धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, ठीक है। सभी धातु कठोर होते हैं। क्या होते हैं? सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया बहुविकल्पी में कि कोई मुलायम धातु के नाम बताओ, तो आपने बता दिया। अब आपसे ये भी पूछ दिया गया मरकरी वाला बहुविकल्पी में, है ना, कि कोई ऐसी धातु का नाम बताओ जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता हो, मरकरी हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन है, बनाते चलो आप लोग भी। इसके बाद तन्यता। तन्यता क्या होता है आप लोगों को पता है? तन्यता उसको बोलते हैं कि कोई चीज़ ले लो और उसको बढ़ा के, मतलब तार जैसे बिल्कुल लंबा कर दो। ता से तन्यता, ता से तार, ठीक है। जिसको तार जैसे लंबा कर दिया जाए उसी को हम तन्यता बोलते हैं। तन्यता क्या है? कि धातु को पतली तार के रूप में लंबा कर सकते हैं। आप धातु लेते हैं, आप सोने चांदी लेते हैं, उसको आप क्या करिए, पतली तार के रूप में खींच लीजिए, लंबा होता चला जाएगा, क्योंकि उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका एक हाथ पकड़ के खींच ले, एक हाथ आपका लंबा हो गया, होता है? नहीं होता। आपका एक कान पकड़ के खींच ले, एक कान लंबा हो गया, एक छोटा हो गया, फिर उसको भी खींच ले, फिर लंबा हो गया, होता है ऐसा? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों में तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता, और धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? तन्यता क्या होता है, समझ में आ गया ना? कंफर्म? चलो अब आगे चले। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि धातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा में क्या दिक्कत आती है, कि भैया अगर धातु में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा, विद्युत और ऊष्मा, जो धातु होती है उसमें विद्युत और ऊष्मा कैसे चलती है। तो धातु क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। कि धातु में विद्युत, धातु में इलेक्ट्रिक और ऊष्मा मतलब कि टेम्परेचर को आप आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं बिना किसी गलती के या बिना किसी, है ना, कठिनाई के, रुकावट के, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं, धातु विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन अपवाद है। अपवाद क्या है? सीसा और पारा। सीसा और पारा कुचालक होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई ऐसी धातु का नाम बताइए जो विद्युत का कुचालक होता है, तो यही है, सीसा लिखेंगे आप, पारा लिखेंगे, ठीक है। तो आप पता कर लीजिए, ये एक्सेप्शन है, इसको अपवाद बोलते हैं। क्या है? अपवाद। कि धातु विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन सीसा और पारा विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आगे है कि धातुओं का जो गलनांक होता है वो अधिक होता है ना। धातु का जो गलनांक होगा वो अधिक होगा, मतलब कि आप धातु लाएंगे, उसको गलाएंगे, मतलब उसको टेम्परेचर देंगे, जब आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे, अधिक तापमान देंगे, है ना, तब अधिक गलाएंगे तभी वो गलेगा। ऐसे नहीं गल जाएगा कि आप 50-60 डिग्री में गर्म कर देंगे वो गल के बाहर हो जाएगा, है ना, ऐसे नहीं होगा। इसके बाद धातु में एक धात्विक ध्वनि पाई जाती है। जब आप धातु और धातु को लेकर के, जैसे धातु है, इसको आप आपस में टकराएंगे, कुछ ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो ये मार्कर की ध्वनि, प्लास्टिक की ध्वनि है। जब आप धातु को धातु से टकराएंगे ना, तो क्या होगा, एक ध्वनि उत्पन्न होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे धात्विक ध्वनि बोलेंगे। कि धातु में एक धात्विक ध्वनि पाई जाती है। आगे ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड मतलब कि जैसे धातु है, बार बार वो ऑक्सीजन से क्रिया करती रही, हमेशा वो ऑक्सीजन से क्रिया करती रही, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी, वो धातु और ऑक्साइड आपस में मिल जाएगी। ये धातु है, ये ऑक्साइड है, मिलती रही बार बार, तो एक टाइम ऐसा चिपक जाएगी, धातु ऑक्साइड। अब देखिए
धातु ऑक्साइड जब चिपकेगी तो उसको बोलेंगे धात्विक ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के बच्चों? क्षारक प्रवृत्ति के। अब आपसे पूछ लिया जाएगा बहुविकल्पी में क्वेश्चन कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय, क्षारक, लवणीय, उदासीन। तब क्या बताएंगे? क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपने लिए लिथियम धातु को लिया और इसको बार बार ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, बार बार ऑक्सीजन इसको मिलती रही तो ये क्या बना लेगा? लिथियम ऑक्साइड। अब ये किस प्रवृत्ति का है? ये क्षारक प्रवृत्ति का है। अब आपने सोडियम लिया, बार बार ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड। ये किस प्रवृत्ति का है? ये क्षारक प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि क्षारक प्रवृत्ति में जो पीएच होता है कितना होता है? कितने पीएच वाले को हम बोलेंगे कि ये क्षार है? नीचे कमेंट करो, जल्दी करो, तुरंत देखना नहीं, कॉपी से नहीं देना, गलत करना ठीक है करो लेकिन नीचे कमेंट करो। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और चलिए देखते हैं। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि धातु क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म। देखो, धातु का उल्टा कर दो, अधातु हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? पहला है चमक। धातु में क्या होती थी? चमक पाई जाती थी, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। जो अधातु होते हैं उसमें कोई भी चमक नहीं पाई जाती। जैसे कोयला हो गया, कोयला में कोई चमक पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अपवाद है। क्या है? अपवाद है। लेकिन हीरे में चमक पाई जाती है। जो हमारा हीरा होता है, डायमंड होता है, उसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, दूसरा नंबर है आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का मतलब क्या होता है? इसके पहले मैंने आपको बताया था धातु में। ठीक है, तो क्या होता है? इसको पीट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। आघात वर्धिता मतलब कि अधातु को पीट करके लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन धातु को पीट करके लंबा तथा चौड़ा किया जा सकता है। जैसे कोयला है, कोयला आप लेंगे तो कोयला को पीट के लंबा चौड़ा कर देंगे नहीं, वो पीस जाएगा, है ना, आटा बन जाएगा वो। इसके बाद रूप का मतलब कि अधातु किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कमरे के तापमान पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, वो कमरे के तापमान पर मतलब कि रूम टेम्परेचर पर ठोस या गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। लेकिन बट जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आपसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई ऐसा अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता हो। कौन सा है? वो है आपका ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। कंफर्म। आगे चले। अब है कि कठोरता, कि धातु तो कठोर होते हैं लेकिन अधातु क्या होते हैं? अधातु कठोर नहीं होते हैं। अधातु जो होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, लेकिन हीरा कठोर होता है। अब आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पी में कि कोई ऐसा अधातु का नाम बताओ जो कठोर होता है, कोई ऐसा अधातु का नाम बताओ जो चमकीला होता है ना, चमकदार होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? हीरा। क्या बोलेंगे? हीरा। आगे तन्यता। तन्यता क्या होता है? जिसको तार के रूप में किया जा सकता है। तो अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जो अधातु होते हैं उसमें तन्यता मतलब तार की जैसे खींच के नहीं किया जा सकता है। जैसे हीरा है, हीरा को आप तार से खींच लोगे, अच्छा पढ़ो, इसे हीरा को ऐसे खींचोगे टूट जाएगा, है ना, पीस जाएगा। कोयला खींच पाओगे? नहीं खींच पाओगे। ठीक है, तो अधातु में क्या होता है कि तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं कि कुचालक होते हैं, है ना, इसके बारे में देखते हैं। चलें, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत और ऊष्मा। जो अधातु होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो विद्युत और ऊष्मा के प्रति कैसे बिहेव करते हैं। तो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सभी जो अधातु होते हैं, सभी नहीं, कुछ अपवाद को छोड़ करके अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। समझ में आया? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जानते हैं क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। ठीक है, और जो पेंसिल के बीच में लगा होता है जिससे लिखा जाता है उसे बोलते हैं ग्रेफाइट। कभी आप पेंसिल लीजिए, छील दीजिए, उसके बाद उसको करंट में लगाइए, छू लीजिए, ऐसे करंट लग जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी उसमें विद्युत दौड़ सकती है, चल सकती है, भाग सकती है ना। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है अपवाद में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इसके बाद
अधातु का गलनांक कम होता है, मतलब कि अधातु में आप थोड़ा सा ही आग जलाएंगे ना तो गलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अधात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है। जैसे धातु था, धातु धातु को टकराएंगे तो धात्विक ध्वनि पाई जाएगी, लेकिन अधातु अधातु को जब टकराएंगे ना तो कोई भी अधात्विक ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होगी। इसके बाद अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के? अम्लीय प्रवृत्ति के, मतलब कि एसिडिक होते हैं। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, बेसिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब जैसे कुछ अधातु के उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आपका हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, है ना, ये हुए आपके अधातु। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है, क्या देखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। देखिए पहला गुण क्या है इसका कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करने पर धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो धातु होती है, मेटल होती है, जब वो वायु के साथ अभिक्रिया करेगी, अब आपको पता है कि वायु में और तो किसी के साथ धातु क्रिया कर नहीं सकती, वायु में क्रिया करेगी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन किसी चीज से क्रिया करती है तो उसको क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। तो जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड। देखो फिर मक्खी आ गई, मतलब कहते हैं ना मक्खी पता है कहाँ पे आती है? जहाँ बहुत ठंडी होती है और जहाँ पे पढ़ाई होता है ना, जहाँ पे अच्छा नॉलेज होता है, बेस्ट नॉलेज, वहाँ पे लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले लड़के आते हैं, जैसे कि आप हैं, ठीक है। तो मैं बेस्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और एक बात, हाँ, जो बायोलॉजी वाला सेशन है ना, बायोलॉजी का अगला मतलब अगला टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। पूरी बायोलॉजी मुंह में रटी रहेगी, कोई पूछेगा बस इसे हलचल करेगा, तुरंत तुम्हारे अंदर से जवाब। तो देखो जैसे धातु है, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे कि कॉपर, ठीक है, Cu जब ऑक्सीजन से एक अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा 2CO, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग करना मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा दूँ थोड़ा सा, उसके लिए आप लोग किसी चैनल पे अलग वीडियो देख लीजिएगा बैलेंसिंग का, अभी तो टाइम नहीं है, नहीं बना पाऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे क्यूप्रस, कॉपर कितने हैं? कॉपर भी 2 हैं, कंफर्म। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी 2 हैं, मतलब कि ऑक्सीजन भी 2, कॉपर भी 2। तो इधर कितने हैं? इधर आपको दिख गया ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन कॉपर एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? उल्टे हाथ से लिखूं, यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। ये देखो अच्छा लिख लेता है, उल्टे हाथ से भी देखो। तो अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है, 2Cu + O2 2CuO, ठीक है। अब नीचे वाला देखते हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा है, मतलब 3 दूनाई 6। तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। इधर गिनो, 3 दूनाई 6 ऑक्सीजन है। इधर एल्युमिनियम कितने हैं? एल्युमिनियम इधर 2 हैं, 2 मतलब कि 2 दूना 4 एल्युमिनियम है। तो इधर कितना एल्युमिनियम है? 1, तो हम इधर लिख देंगे 4। और जब हम इधर 4 लिखेंगे तो देखो 4 एल्युमिनियम इधर भी हैं और 6 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर, 2 Cu इधर, 2Cu इधर, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 इधर, 2 इधर। बताइए इतना बैलेंसिंग, मतलब कि बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों तरफ आपको बराबर करना, लेवल बराबर करना। इधर अगर एक आदमी है इधर भी एक होना चाहिए, ठीक है, वो चाहे निग्रो हो, चाहे आदि मानव हो, चाहे काला मानव हो, चाहे जावा मानव हो, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, मतलब कई धातु अलग अलग क्रियाएं होती, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। चले तो अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, कि जो धातु होती है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या करती है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम व पोटेशियम धातु को। सोडियम व पोटेशियम धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आग आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। उधर मत देखिए, मेरी तरफ समझिए कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। अब भैया सोडियम को इसे लेंगे, आग पकड़ लेगी, जलने लगेगी तुरंत, तो क्या करेंगे उसको हम करेंगे कैरोसिन, इसलिए उसे कैरोसिन के तेल में, है ना, मिट्टी के तेल में उसको डुबा के रखा जाता है, ठीक है। और सोडियम इतनी मुलायम धातु होती है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, पीवी, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। मतलब कि जैसे हमने मैग्नीशियम लिया, एल्युमिनियम लिया, इसको रख दिया तो क्या होगा, वायु के साथ ये धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जल्दी नहीं करेगा। और फिर क्या करेगा, वायु के साथ अभिक्रिया करेगा। भैया जैसे आप हैं, आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं,
अब आप कई दिनों तक रहने लगे, महीने भर, साल भर, 2 साल, तो आपको क्या होगा, उसकी अच्छाई जो होगी ना, उसकी अच्छाई की परत आपके ऊपर चढ़ने लगेगी, है ना, आप भी अच्छे होने लगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे केमिस्ट्री देखिए लॉजिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क में रहेगा, तो क्या करेगा, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा देगा, इस पर ये ऑक्साइड की परत चढ़ा देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अगर नशेड़ी के साथ कुछ दिन रहोगे ना, कुछ दिन तो तुम नहीं करोगे, बड़ा मतलब कि वो रहेगा अपने ऊपर, अरे मैं नशा नहीं करूंगा, अरे वो करता है मैं नहीं करूंगा, ये ऐसा वैसा, लेकिन कुछ दिन बाद आप शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि उसकी परत जो है, ऑक्साइड की परत आपके ऊपर भी चढ़ने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि लोहा वायु में गर्म करने पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। अब जैसे आप लोहा लेकर आते हैं, वायु में खुले में उसको गर्म करेंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन लौह चूड़ को गर्म करने पर यह तेजी से जलने लगता है। जो लौह चूड़ होता है, लोहे को छोटा छोटा पीस लो मिक्सी में डाल के, ठीक है, फिर उसको गर्म करो तो क्या करेगा, ये तुरंत आग पकड़ लेगा, ये जलने लगेगा। आगे देखिए, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। आप लोग कभी देखे होंगे घर में जो कॉपर की तार होती है, वहां पे क्या होता है, वायु की उपस्थिति में वो काले रंग की परत उसमें चढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखिए कि चांदी और सोना वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। जो सिल्वर होता है, Au और Ag, ठीक है, Au और Ag मतलब कि चांदी और सोना वायु की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है ना। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करेगा लेकिन वायु की उपस्थिति में नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग सोने और चांदी को आराम से गले में, है ना, पेट में, पैर में, हाथ में और कहाँ, नाक में, कान में, है ना, हर जगह सोने और चांदी को पहनते हैं क्योंकि अभिक्रिया नहीं करता। अगर सोना चांदी अभिक्रिया करता होगा ना तो पता है लड़कियों का पूरा मतलब कि मेकअप है वही हो जाता है ना, खराब हो जाता, काली कलर का हो जाता है ना। चलिए बहुत अच्छी चीज़ है, वही नहीं करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो धातु है इसकी अलग अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, है ना। अभी तक आप लोगों ने देखा जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भैया कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब कि उभयधर्मी मतलब जब अम्ल और क्षार से, है ना। तो देखो यहाँ पे कि वे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड या वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अब आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में लवण तथा जल बनाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, बताइए क्या लिखेंगे आप, कि ऐसे अभिक्रिया या वे अभिक्रिया या ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Al2O3, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एक आपका क्या है, ये एक आपका धातु ऑक्साइड है बच्चों, है ना, ये एक आपका धातु ऑक्साइड है। Al2O3 एक धातु ऑक्साइड है। जब ये 6HCl मतलब कि एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये देखिए, इसका Cl क्लोरीन इसके Al2 से विस्थापित हो जाता है ना, मतलब कि बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, 2AlCl3 और जल अलग कर देगा, ये आपका लवण हो गया और ये आपका जल हो गया। मतलब कि सिद्ध हो गया कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे हो गया आपका, ये देखिए धातु ऑक्साइड हो गया Al2O3। अब देखिए धातु ऑक्साइड आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके नोट्स में जो भी है ना आप उसे भी ले सकते हैं, ठीक है, आपके नोट्स में जो भी है, ठीक है, आपके बुक में जो भी आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका धातु ऑक्साइड और ये हो गया यानी हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका हो गया क्षारक। जब ये क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, लवण और जल, 2NaAlO2, 2NaAlO2, है ना, ये आपका बना लिया क्षारक, वो लवण, और बना लिया जल। तो अब आपको यहाँ पे पता हो गया कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ऐसे ऑक्साइड बिल्कुल सिंपल है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण तथा उत्पाद में लवण तथा जल बनाते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं के जो रासायनिक गुण हैं, किसके रासायनिक गुण,
धातुओं के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण हमने देखा जब धातु वायु के साथ क्रिया करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या करती है। अब सेकंड नंबर है कि जब धातु क्या होता है आपको पता है धातु के बारे में, ठीक है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। कोई आप धातु लेंगे, जल में डाल देंगे, जल के संपर्क में रख देंगे, फिर वो अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा। तो देखिए जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब आपको पता हो गया कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकालेगी। कंफर्म। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, एक धातु ऑक्साइड और दूसरा धातु हाइड्रो ऑक्साइड है तो क्या बनाएगी। आप लोगों की इसमें है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में ये रहता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा सक्रिय है ना, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा ताकतवर मजबूत है तो उसको पहले रखा जाता है, ठीक है, और बाकियों को नीचे। तो जो पहला होगा, जो मतलब ज़्यादा सक्रिय होगा, वो क्या बनाएगा, वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, OH बनाएगा, ठीक है। और जो कम सक्रिय होगा, है ना, सबसे नीचे आएगा तो क्या बनाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। समझ आया ना कि हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, ऑक्साइड क्या बनाएगा। अब देखिए कि धातु ऑक्साइड जो है क्या है बच्चों, धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जो धातु ऑक्साइड है जब वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे Na सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु है, ठीक है, एक्टिव है। जब ये जल के साथ 2H2O सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड 2NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है। इसके बाद ये देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दिया। तो हम समझ गए कि भैया जब धातु की क्रिया जल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा या तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ पे जैसे हो गया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये भी सोडियम और कैल्शियम, है ना, सक्रियता श्रेणी में आप चेक करेंगे तो ये दोनों पास में ही आते हैं, ठीक है। ये भी कैल्शियम में ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए OH बना लिया, ये भी समझ गए ना। बताइए कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो मैं रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। कैल्शियम इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, क्योंकि सक्रियता श्रेणी पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सुनो, पहली बात, आप लोग कॉपी खोलो अपनी बुक। अब क्या करोगे, बुक खोल के बैठोगे तो है नहीं, बुक खोलो, उसमें सक्रियता श्रेणी देखो, उसको पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो अच्छे से, उसको पूरा याद कर लो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको याद करना होता है और वो टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, उसको तुम लोग याद कर लो। चले, ये देखिए हाइड्रोजन गैस भी निकाल दिया। अब यहाँ पे Fe जो लोहा है, लोहा कम सक्रिय धातु होता है, ठीक है। अब देखिए फेरस, अब कम सक्रिय धातु है तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो ये देखिए जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो ये धातु ऑक्साइड बना लिया, फेरस ऑक्साइड। ये देखिए Fe3O4 और ये देखिए हाइड्रोजन गैस भी मुक्त कर दिया। तो हमने समझा कि भैया जब धातु होती जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमको क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड मिलेगा या फिर धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे। अब कहते हैं कि अलग अलग धातु, जो धातु हुए जो मतलब अलग अलग धातु होती है, मेटल होते हैं, वो जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं, है ना। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, ये सब जो धातुएं होती हैं जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया करेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं अभिक्रिया करने वाली प्रक्रियाएं, ये सब आपके बुक में लिखी हुई हैं कि कौन सी धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगी। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, अपने नोट्स में उतार लीजिए। आपको क्या लिखना है कि अलग अलग धातु, या मतलब कि धातु जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया। क्या है बच्चों, अलग अलग अभिक्रिया। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे अपनी नोट्स में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन मतलब जो धातु के जो रासायनिक गुण हैं उनमें अगला पॉइंट देखते हैं, मतलब कि नंबर 3। चलिए अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि जो धातुओं के जो रासायनिक गुण है उसमें तीसरा नंबर। हमने 2 रिएक्शन देखा और आप बेहतर तरीके से समझे हैं। जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, जो लिखने के लिए देता हूं, आप उसको अभी लिखिए, ठीक है। देखो बेटा एक बात बता दूं, पढ़ने के लिए सीरियस रहो। सीरियस का मतलब अगर दिल कहता है ना कि वास्तव में मुझे पढ़ना चाहिए तो ही पढ़ो, है ना, अन्यथा ये फालतू का नाटक करके तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें से, ठीक है। और यदि तुम ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत तुम्हें अच्छा मिलेगा। और पढ़ाई ईमानदारी से, अगर तुम, मैं कहता हूँ कि तुम 5 महीने ईमानदारी से खाली पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो,
खाली 5 महीने, इसके बाद देखना तुम किधर से किधर रहोगे। ठीक है, यदि तुम्हारे साथ तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अच्छे लोग हैं तो उनके साथ रहो, और यदि अच्छे लोग नहीं है ना तो बेहतर है तुम अकेले रहो और अपने आप को इम्प्रूव करो जितना हो सकता है। देखो मैं एक बात बता दूं, ये जो अट्रैक्शन होता है ना लड़के और लड़कियों के बीच में, अट्रैक्शन होना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसी अट्रैक्शन में फंस जाना ये गलत बात होती है। ठीक है, ये तो खैर बहुत डीप सेशन होता जा रहा है, अभी बाद में इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो परेशान मत होना किसी भी चीज़ के लिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करो। भाई अमन आपके हर तरह से लाइफ के हर मोड़ पर आपके साथ है। यदि आप एजुकेशन करते हैं तो भी मैं पढ़ाता हूँ, यदि आप मोटिवेशन देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा, यदि आप शॉर्ट वीडियो एजुकेशनल वीडियोस आप लोग देखते हैं शॉर्ट में, मैं भी आपको बताऊंगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, तो मतलब कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको किसके पास, बायो अमन के पास। तो चलिए देखिए तीसरे में देखते हैं, बहुत तुम लोग सेशन करवा देते हो भाई। ठीक है, देखो धातु की अम्ल के साथ क्रिया, जब हम धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगी। अब आपको पता है कि जो धातु होती है उसकी जब हम अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो धातु गल जाएगी। बताइए एसिड अगर उसमें डाल देंगे धातु गल जाएगी, तो हम क्या करेंगे उसको तनु अम्ल करेंगे, मतलब कि डाइल्यूट कर देंगे, उसमें पानी मिला देंगे। ठीक है, जब धातु को तनु अम्ल के साथ, ठीक है, आप डायरेक्ट अम्ल के साथ क्रिया नहीं करा सकते, धातु को आप तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। जब आप धातु को तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे वो आपको लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण में जैसे आप लोग देख लीजिए फेरस है, जब आपको 2HCl मतलब कि ये तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, FeCl2। ठीक है, FeCl2 एक लवण होता है, एक साल्ट होता है। इसके बाद ये देखिए आपका हाइड्रोजन गैस आपका रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया। बताइए समझ आया, समझ आया। थोड़ा इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, क्योंकि पता है इंग्लिश थोड़ा सा मतलब पढ़ने वाले लड़कों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, और एक बात और, जब आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करोगे ना तो वहाँ पे क्या होगा पता है, इंग्लिश बोलोगे दिमाग आपका वर्क करेगा, और जितना दिमाग आपका वर्क करेगा उतना आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। अगर आपको दिमाग को बूस्ट करना है ना, दिमाग को आपको बूस्ट करना है तो आपको क्या है, दूसरी लैंग्वेज सीखना, और जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे तो वास्तव में आप अपने दिमाग को यूज करेंगे। कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि आप अपने दिमाग को यूज भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं चलाते हैं, बस खाए पिए पड़े रहे, सो गए, फिर उठे, फिर खाए पिए, फिर सो गए, है ना। मेरा एक भाई है वो भी इसी तरह नहीं पढ़ता है ना, जैसे आप लोग हैं इसी तरह वो भी नहीं पढ़ता है। तो क्या करता है, वो पेड़ पौधे लगाता है, दिन भर उन्हीं के पास बैठा रहता है, ये करता है, मतलब पागल टाइप का है, पेड़ पौधे के पास होता कुछ। अगर देखो लेकिन पढ़ता है, जो मतलब जो चीज़ें वो पढ़ लेता है उसे याद भी रहता है, और बहुत ढेर सारी चीज़ों में नॉलेज भी ले रहा है। अब पेड़ पौधे जैसे कहते हैं ना, किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड खराब नहीं होती है, वो पेड़ पौधे में उसका मन लग रहा है, क्या पता वो बाद में आगे क्या कर जाए अपनी लाइफ में, है ना, किधर मोड़ पे किस मोड़ पे चला जाए वो एग्रीकल्चर में, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग तो बात करवाने लगते हो। ठीक है, आगे देखते हैं 2Al, जब एल्युमिनियम क्रिया करेगा, एक धातु है, जब ये तनु अम्ल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, आपका ये लवण बना देगी, मतलब कि साल्ट बना देगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करेगी। तो आप बेहतर तरीके से समझ, ओह माय गॉड, अरे बेटा वो माइक नहीं काम करने लगा तो इस वजह से आवाज़ गलत हो गई। तो देखो यहाँ पे जब धातु की अम्ल के साथ क्रिया होगी तो हम तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। उदाहरण में जैसे आप लोग देख चुके 2Al हो गया, Fe हो गया, जब क्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, बहुत लॉन्ग लेक्चर होता जा रहा है तो पढ़ने में आपको क्या है, बोर नहीं होना है। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं आगे चौथे रासायनिक अभिक्रिया की ओर, चौथे धातुओं के रासायनिक गुण की ओर, कि जो धातु का जो रासायनिक गुण है वो चौथे नंबर पर क्या कहता है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या रिस्पॉन्स आता है, कि जो जैसे धातु ए है, मैंने आपको जब चैप्टर ए पढ़ाया था, चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1, देखिए मक्खी आ रही ना, तो परेशान कर दी, तुम ही पढ़ा दो, आओ पढ़ाओ, ये मार्कर पकड़ो, पढ़ाओ, तुम ही पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे। अब तो आप लोग यहीं से पढ़िएगा, ठीक है, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, चलो हटाओ। अब जैसे ये बताओ, जैसे चाय आप पी रहे हैं, आपकी चाय में मलाई पड़ गई तो आप क्या करेंगे, रोएंगे क्या बैठ के, मलाई पड़ गई है, क्या करेंगे, मलाई को फूंक मारेंगे, चाय पी जाएंगे, तभी आप बुद्धिमान होंगे। इसलिए मक्खी आ रही ना तो मक्खी को भगा दो, पढ़ाने लगो, तभी आप बुद्धिमान है, पढ़ने लगो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कि धातु ए, मैंने आपको जब चैप्टर 1 में पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जैसे मतलब कि आयन विस्थापन, जो आयन विस्थापित कर देते उसके बारे में बताया था। साउथ की मूवी थी क्या, बहुत ढेर सारा ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग जानती हैं। तो देखो
धातु ए है जब, समझिएगा, धातु ए जब लवण विलयन बी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसका ए जो आयन है ये इसको विस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित करके लवण विलयन के साथ ए आयन मिल जाएगा और इसको अलग कर देगा, मतलब धातु बी अलग निकाल देगा। समझ आया? समझ आया? बताओ, धातु ए लवण विलयन बी के साथ मिलके इसको विस्थापित कर देगा और क्या बनाएगा, लवण विलयन ए बनाएगा। मतलब कि ए इसका आयन विस्थापित करेगा इसको, क्यों? क्योंकि ये मजबूत नहीं है, ये मजबूत नहीं है। सक्रियता श्रेणी आपको पढ़नी पड़ेगी, सक्रियता श्रेणी के हिसाब से जो एलिमेंट्स होते हैं वही इसको कर पाएंगे। जब आप सक्रियता श्रेणी मतलब कि रट लेंगे तो आपको पता हो जाएगा, अच्छा ये आयन मजबूत है और ये नहीं मजबूत है। मजबूत आयन कम मजबूत आयन के साथ विस्थापित हो जाएगा, है ना, उसको अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, अब जैसे ये बताइए, जैसे आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड है, आप दोनों लोग जा रहे हैं, अब कोई अलग एक बंदा आया जिसके पास बुलेट है, वो बुलेट लेके आया, है ना, समझ रहे हैं ना, बुलेट लेके आया, तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है ना उस पर फिदा हो गई, चली गई उस पर। क्यों? क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है, उसके पास पैसा है, ठीक है, वो मजबूत है। अब यहाँ पे ऐसे ही रखता है, जो मजबूत रहता है वही विस्थापित कर देता है। वो मजबूत था इसलिए गर्लफ्रेंड को ले गया, अगर नहीं मजबूत होता ना ले जाता, है ना। तो देखो यहाँ पे बारिश हो रही, बहुत अच्छा मौसम है बाहर, है ना। तो देखो यहाँ पे उदाहरण में समझ जाओगे, जैसे Fe फेरस जो है वो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है ना। जब फेरस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आएगा, Fe किस नंबर पे है, मध्यम पे आता है, ठीक है, Fe मध्यम पे आता है, लेकिन Fe के नीचे है कॉपर। कॉपर जो है Fe के नीचे है, पहले Fe आता है फिर कॉपर आता है, मतलब Fe ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रांग है, किससे, कॉपर से। तो Fe इसको विस्थापित कर देगा, SO4 इसको विस्थापित कर देगा और इसके साथ ये लवण विलयन बना लेगा FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फाइड। समझ आया? इसके बाद ये देखिए धातु को अलग कर देगा, इसके साथ मिलके इस धातु को, कॉपर को अलग कर दिया। ये समझ आया ना। यहाँ पे जैसे ये कॉपर है, अब कॉपर Fe से अगर अभिक्रिया करेगी तो कॉपर नीचे है, कॉपर कम क्रियाशील धातु है और Fe ज़्यादा क्रियाशील। अब कम क्रियाशील धातु ज़्यादा क्रियाशील धातु को विस्थापित कर पाएगा क्या? नहीं। अब आप समझिए, आप कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, अब आप बॉडी बिल्डर से लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे ना। क्या करेगा? वो पीट देगा, चले आओगे। तो यहाँ पे FeSO4 बना रहेगा और FeSO4 इसको पीट दिया कॉपर को, ये देखिए अलग अपना मुंह लटकाए खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये कमजोर है और ये बॉडी बिल्डर है, पता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सक्रियता श्रेणी आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, और टेबल तो खैर मोबाइल पे है मेरे, आप लोग सक्रियता श्रेणी में आप लोग देख लीजिए। सक्रियता श्रेणी में 3 भाग हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं तत्व, है ना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व, इसके बाद आएगा आपका मध्यम क्रियाशील तत्व, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कम क्रियाशील तत्व, है ना। तो देखो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। देखो अधिक क्रियाशील तत्व में आएगा आपका, लिखते चलिए कॉपी में और नोट्स से, वो किताब से, बुक से आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक है, बुक से। अब अधिक क्रियाशील में आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जेडिन। और मध्यम क्रियाशील तत्व में आएगा आपका Fe, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे कम क्रियाशील तत्व में आएगा आपका मरकरी, नीचे आएगा बेटा, कम क्रियाशील में मरकरी, सिल्वर और चांदी। अब देखो इनके नाम लिखो, ठीक है। देखो ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है, मतलब कि ये सबसे क्रिया कर लेंगे, जिससे जिससे क्रिया करवाओगे ना सबसे जल्दी से क्रिया कर लेंगे। और अगर इनके पास ये आ गए तो इनको मार के भगा देंगे, जैसे यहाँ पे इसने भगा दिया, ठीक है। तो इनको ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है, अगर ये ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देंगे, लेकिन कम क्रियाशील तत्व ज्यादा क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझ गए? अब आप लोग समझ चुके हैं सक्रियता श्रेणी के बारे में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं तो आप लोग इसको याद करिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, कि जो धातु होती है जब वो अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष में पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं।
जो तत्व होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी संयोजकता कैसे समझ सकते हैं कि उनकी संयोजकता कोष में, अब संयोजकता कोष क्या होता है आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, के, यल, यम, यन, मतलब कि 2, 8, 8, 18 है ना, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप लोग तो इन्हें पढ़े ही होंगे। बताइए, इसी को बोलते हैं संयोजकता कोष। जैसे हो गया आपका पहला कोष हो गया आपका के हो गया, फिर यल हो गया, फिर यम हो गया, फिर यन हो गया, के, यल, यम, यन, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 रहेंगे, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 18। आप लोगों को तो ये तो सब आता ही होगा क्योंकि क्लास 9th का आप पढ़ के आए हैं। तो ये क्या कह रहा है कि धातुओं या तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष में पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मतलब कि वो धातु क्रियाशील है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो धातु अक्रियाशील है या कम क्रियाशील है। जैसे आपने लिया सोडियम को, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कितना आएगा 2, 8, 1, 8 2 10 से 11। बताइए इतना सही है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आप लोगों को आता है कि नहीं, पहले ये बताइए। देखो जब हम लोग यहाँ पे के, एल, एम, एन ये सब क्या होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है बाकी पढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए मैंने किया है तो उसका आया 2, 8, 1, ठीक है, 2, 8, 1, मतलब कि पहली कक्षा में के में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद यल में आएगा 8, फिर यम में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, किसी के साथ मिल सकता है। क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है, किसी के साथ मिल सकता है, ठीक है, किसी के साथ मिल सकता है। अब मतलब कि सोडियम कम क्रियाशील हुआ, सोडियम कम क्रियाशील हुआ, क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, लेगा तो है नहीं। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको लेकर खरीदेगा कौन? तो क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन आप देखिए 2, 8, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होगा 2, 8, 7, के, यल, यम, मतलब कि जो श्रेणी है कोष है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सोडियम के पास एक ज़्यादा है। सोडियम 6, वो सोडियम को कितने बनाना चाहिए? 8 बनाना चाहिए। तो अगर इसको 7 मिलेंगे तो ये 8 बनेगा, तो क्यों 7 लेगा? क्यों इतना मेहनत करेगा? एक को दान कर देगा, फुर्सत रहेगा, अपना जुड़ जाएगा किसी के साथ। तो बोलेगा चाचा, सोडियम चाचा बोलेगा अरे भैया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई ले लो। क्लोरीन बोलेगा चाचा आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम चाचा बोले हाँ जी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन बोला अच्छा, बोला चाचा तुम हमारे काम की चीज़ है। बोला कैसे? बोला कि मेरे अंतिम कोष में मतलब कि यम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और मुझको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और अगर चाचा आप हमका 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम अपन जोड़ के अष्टक बना ले। तो बोला ठीक है हम दे दिए। ये क्या बना लिया? यन ए। इसने इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो यन ए पॉजिटिव हुआ, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब कि ये निगेटिव हो गया। बताइए समझ आया? समझ आया? इलेक्ट्रॉन इसने दिया पॉजिटिव हो गया और लिया निगेटिव हो गया। अब जैसे धातु की संयोजकता कोष में, धातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं। जितने भी धातु होते हैं, समझिएगा, समझने वाला पॉइंट है, जितने भी धातु होते हैं, एक सेकेंड, जितने भी धातु होते हैं, समझो, जितने भी धातु होते हैं वो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं। अब आपसे धातु के बारे में पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसे तत्व या ऐसे धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाए उसे हम धातु कहते हैं। किसे धातु कहते हैं? कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम धातु बोलते हैं। अब अधातु क्या बोलते हैं? क्योंकि अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा। अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, धन आयन बना लिया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, वो ऋण आयन बना लिया। समझ आया? ये ऋण आयन बनाते हैं। तो अधातु क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं। नीचे है कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं। मैंने आपको आयनिक विस्थापन बताया था, है ना, जो आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से। तो यहाँ पे है कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया आयनिक यौगिक क्या होते हैं, है ना, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि ऐसे मतलब कि ऐसे तत्व
क्या हो गए, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन। ये देखिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, क्लोरीन ने जोड़ लिया तो बना लिया क्या, NaCl। समझ आया ना, यहां तक समझ चुके हैं आप। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं इसके आगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि NaCl का निर्माण कैसे होता है। NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड। सही बोल दिया ना मैं? अरे यार, कभी कभी मैं सही पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है? मैंने अभी आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। कैसे? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281 और क्लोराइड का होगा 287। मतलब कि सोडियम एक त्याग कर सकता है, क्लोरीन एक ग्रहण कर सकता है। समझ गए? तो देखो यहाँ पे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास अष्टक पूरा होने के लिए एक कम है। तो क्या करेगा, तो सोडियम अगर इसको एक दे देगा तो ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करके स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और सोडियम एक दे करके मजबूत हो जाएगा, धन आयन बन जाएगा। समझ गए? तो सोडियम एक इसको दे देगा क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए, तो सोडियम धनायन बनेगा और क्लोरीन ऋणायन। समझ गए ना? सोडियम के पास 281 है तो एक दे सकता है, क्लोरीन एक ले सकता है, एलिजिबल है। ठीक है, जैसे शादी करने के लिए लोग एलिजिबल होते हैं ना, कुछ डेट होती है 18 से 21 साल, 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की, है ना, तो वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन एलिजिबल है देने के लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन कोई दान करेगा, जब कोई पैसा देगा तो क्या होगा, वो धनी होगा। तो सोडियम क्या बन गया, राजा बन गया, मतलब कि वो किंग बन गया, है ना, सही बनी ना, हैट, किंग की हैट, है ना, किंग बन गया वो, है ना। अब क्लोरीन चचा एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन गए, ये क्लोरीन निगेटिव बन गए। 287 थे तो एक इलेक्ट्रॉन लेके 288 बना लिया, यहाँ पे 2 8 हो गए, मतलब दोनों स्ट्रांग हो गए। इसी तरह होता है NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण। बताइए क्या नहीं समझ में आया इसमें आपको एक चीज नहीं समझ में आया होगी, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आया होगा। तो यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लीजिए कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। इसके बाद इसने दिया, इसने लिया, यही क्रिया इसमें चलती रही, बस हो गया, फाइनल हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, है ना। थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेता हूँ तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा वो उद्देश्य नहीं है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने आया हूँ कि हमारा एक दूसरा चैनल है, इट्स लाइक बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है, बायो अमन मोटिवेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उस चैनल की लिंक है, सेकंड चैनल के नाम से। तो आप लोग उस चैनल पे जाइए, उस चैनल पे वीडियोस देखिए और उस चैनल पे भी आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म। किसके गुणधर्म? आयनिक यौगिक के। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं आप लोगों ने देख चुका है कि भैया जो आयनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। किसके आदान प्रदान से? ऐसे यौगिक जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद इनकी भौतिक प्रकृति देख लेते हैं कि जो आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिक, जैसे मैंने आपको NaCl का उदाहरण दिया, ठीक है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, धनायन बनाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, दोनों हो गए आयनिक यौगिक। क्या हो गए? आयनिक यौगिक। इसके बाद इनकी भौतिक प्रकृति है कि ये ठोस होते हैं, नमक ठोस होता है ना, कठोर होते हैं, नमक कठोर होता है ना, फेंक के मार दो किसी के लग जाएगा। इसके बाद भंगुर होते हैं। क्या आपको पता है नमक भंगुर होता है? भंगुर का मतलब जानते ही ना, थोड़ा सा मार दो टूट गया। ठोस भी होता है, कठोर भी होता है, लेकिन भंगुर भी होता है। जैसे आप गोली खेले हो ना बचपन में, पता है मैं गोली बहुत खेलता था, मैं दूसरे गांव जाया करता था गोली खेलने। बचपन में बहुत शैतान हुआ करता था, इतना पढ़ता था नहीं, या इतना नॉलेज थी नहीं मेरे को, और पहले मतलब इतना ढेर सारे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे यार कोई बताने वाले, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी पहले, है ना। तो किसी तरह से हम लोग अपना मतलब, चलिए कभी बताऊंगा, पर्सनल बातें हैं, सब बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर कि मैं कैसे मतलब इस तरह आगे बढ़ा धीरे धीरे करके, ठीक है।
तो देखिए मैं गोली खेलने जाया करता था, तो ठीक है, और मार भी बहुत खाता था। तो इसके बाद क्या होता था कि गोली देखिए ठोस होती है, कठोर होती है, लेकिन भंगुर होती है, थोड़ा सा पत्थर में मार दो फूट जाती है। इसके बाद गलनांक व क्वथनांक देखते, कितने डिग्री में गल जाएगा, कितने में गल मतलब कि क्वथन हो जाएगा, ठीक है। इसका गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है, मतलब इसको जलाने के लिए ज़्यादा आग देनी पड़नी, पर ज़्यादा आग देनी पड़ेगी, वो ठंडा करने के लिए भी ज़्यादा आग देनी, तो ज़्यादा मतलब ठंडी देनी पड़ेगी। इसके बाद घुलनशीलता कि ये किस में घुल जाते हैं, आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म हैं ये किस में घुल जाते हैं, तो जो घुलनशीलता है जल में घुलनशील है। अब आपको पता है सोडियम क्लोराइड NaCl जल में घुलनशील है। माइक सही चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सही है। तो देखो जल में घुलनशील है सोडियम क्या NaCl जल में घुलनशील है। यहाँ पे है कि जल में घुलनशील है क्या, आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल व कैरोसिन में अघुलनशील होते हैं। अगर आप नमक को लेंगे, पेट्रोल या कैरोसिन में डाल देंगे तो क्या होगा, वो अघुलनशील होगा। क्या होगा बच्चों, अघुलनशील होगा। आगे देखें, आगे है विद्युत की चालकता। इसको लिखते चलिए, नोट्स में लिखते चलो बेटा, ठीक है। देखो प्यार भी देते चलो तुम लोग भी, ठीक है। प्यार का मतलब वो नहीं कि मुझसे लव कर लो, है ना, वैसे हैंडसम हूं मैं, ठीक है। तो लाइक करते चलो, ठीक है, लाइक करते चलो, नीचे कमेंट भी करते रहो, ठीक है। देखो आगे, हमसे प्यार करने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है, तुम लोग ना करो, ज़्यादा अच्छा है। देखो विद्युत की चालकता, देखो गलत अर्थ मत निकालना, ठीक है ना, इट्स बायो अमन। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत के चालक होते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनको आप जलीय विलयन में डाल देंगे तो उनमें विद्युत चलने लगेगी, विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। और गलित अवस्था, यदि आप उनको गला देंगे तो भी विद्युत प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होंगे, जैसे नमक आपका ठोस अवस्था में होता है NaCl, जब ये ठोस अवस्था में होगा तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होंगे तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं भैया कि इसके पीछे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, NaCl का निर्माण कैसे होता है। अब आप लोगों को मैंने यहाँ बताया आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, आपको पता ही है, तो ठीक है, तो हिम्मत मत हारो, पढ़ते रहो। और चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब आगे क्या टॉपिक है, चलो यहाँ पे बात करेंगे कि धातुओं की प्राप्ति के बारे में, मतलब कि जो मेटल होते हैं वो किस मतलब कैसे, किस प्रोसेस से वो हमको प्राप्त होते हैं, किस प्रोसेस से हमें मिलते हैं। आज तो हम लोग आसानी से जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि पहले के ज़माने में जब खुदाई करने के लिए कुछ किया जाता था तो फावड़ा से वैसे कुछ खुदा जाता था, बहुत दिन लग जाते थे कुएं खोदने में। लेकिन आज के टाइम में भैया देखिए बड़ी बड़ी JCB आ गई हैं, है ना, तुरंत खोद देती हैं। तो बहुत साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा कि जो धातुओं की प्राप्ति है, तो सबसे पहले जो धातु प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं खनिज। खनिज क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनको पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है। अच्छे समझिएगा, खनिज क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनको पृथ्वी से खोद करके निकाला जाता है उनको हम खनिज कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनको पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है, मतलब कि वो वास्तव में प्राकृतिक रूप से पाई जाए, उसको प्रकृति ने बनाया हो, हमने नहीं बनाया हो। क्योंकि आज ह्यूमंस बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुके हैं यार, बहुत गंदगी, ये सब चीज़ें, बहुत ख़राब चीज़ें बन रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब मुझे प्लास्टिक लगती है, प्लास्टिक, ठीक है, क्योंकि वो कभी नष्ट ही नहीं होती। कितना मतलब हम लोग ख़राब हो चुके, क्या बताएं। लेकिन खनिज क्या है कि ऐसे यौगिक जिनको पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है, जो प्राकृतिक रूप में होते हैं, वास्तव में प्रकृति उसे देती है, उसे हम खनिज कहते हैं। तो बताइए, कभी भूलोगे तो नहीं, खनिज क्या होते हैं। खनिज का मतलब ऐसे यौगिक या ऐसे चीजें, ऐसे तत्व जो पृथ्वी से खोद कर निकाली जाती हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। समझ आया। आगे अब है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं कि ऐसे खनिज जिनमें धातु मात्रा में पाई जाए, ऐसे खनिज जो अब खनिज खोद के निकालेंगे। अब अयस्क क्या होंगे कि ऐसे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में हो। ऐसा नहीं कि हम खोदने गए कि मतलब कि वहाँ 2-4 लाख 10 लाख रुपए लगा दिए खोदने में, इसके बाद हमको क्या मिला, 10 रुपए का एक तो हीरा मिल गया, है ना, मतलब कम सस्ता सामान मिल गया हमको, तो वो गलत हो जाएगा। तो अयस्क क्या होंगे कि ऐसे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाए। यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया,
जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाए, जिसे निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, उसे हम अयस्क कहेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क। तो अयस्क क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं जिनको खोद के निकाला। अयस्क क्या होते हैं कि ऐसे खनिज जिनको खोदना हमारे लिए लाभकारी हो, ठीक है, जिनमें धातुएं जो हैं, जो तत्व हैं, जो खनिज है या धातु है, वो अधिक मात्रा में पाई जाए, ठीक है, वो उसे बोलते हैं अयस्क। बताइए, समझ आया कि अयस्क ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे धातु होते हैं जिनको खोदने में कम खर्चा आए, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जिनको पाने में, जिनको खोदने में कम खर्चा आए और वो ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी हो, उसे हम अयस्क बोलेंगे। आगे देखते हैं गैंग। गैंग क्या होते हैं कि जब हम अयस्क खोद के निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि चमकता हुआ निकलेगा, बढ़िया प्रेस किया हुआ, लेमिनेशन किया हुआ, ऐसा तो निकलेगा नहीं। गैंग मतलब कि जब वो नीचे से निकलेगा ना तो बहुत ढेर सारी अशुद्धियां लेके आएगा। क्या अशुद्धियां? मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये वो, मतलब बहुत ढेर सारी चीजें लेकर आएगा। तो गैंग हम उसी को बोलेंगे कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में, पृथ्वी से खोद करके निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि अशुद्धियां मिली होती हैं या अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हें हम गैंग कहते हैं। बताओ गैंग किसे कहेंगे? कि जो अयस्क पृथ्वी से खोद के निकाले गए वो तो साफ आएंगे नहीं, उसमें अशुद्धियां, रेत, मिट्टी, कंकड़ ये सब मिले रहेंगे, और वही रेत, मिट्टी, कंकड़ जो निकलेगा बाहर उसे हम गैंग कहते हैं। समझ आया? फिर से एक बार कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी, कंकड़ आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। तो बताओ समझ में आया? खनिज, अयस्क और गैंग। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी जो सफाई होती है कैसे, क्या मतलब ऐसा प्रोसेस जो होता है पूरा उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलो यहाँ पे हम अब लोग देख लेते हैं कि भैया खनिज, अयस्क, गैंग ये सब समझ गए। यहाँ पे देखते हैं कि धातुओं की प्राप्ति, जब धातुओं की प्राप्ति होती है तो ऐसे तो नहीं है कि धातु ले आए सीधे जाके अंगूठी बनी बनाई मिल गई पहन लिए, ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा? पहले चरण में होगा अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या होगा? अयस्कों का समृद्धिकरण। इसका मतलब क्या होता है कि जो अयस्क और गैंग, अयस्क जो गैंग मिट्टी धूल रहती है उसको अलग किया जाता है, उसमें से अयस्क निकाला जाता है, इसमें से मिट्टी हटा दिया गया, मतलब अयस्कों का समृद्धिकरण, मतलब कि अयस्क ले लिया गया, अयस्क मिल गया। अब अगला दूसरा चरण में है कि धातुओं का निष्कर्षण। क्या किया जाता है बच्चों? धातुओं का निष्कर्षण, मतलब कि जो अयस्क हैं, जो हमें अयस्क मिला है उसमें से हम धातु निकालेंगे, अयस्क से हम धातु निकालेंगे, जिसको बोलेंगे हम धातुओं का निष्कर्षण। ये दूसरे स्टेज में करेंगे। और तीसरा चरण में या तीसरी स्टेज में हम लोग करेंगे धातुओं का परिष्करण, मतलब कि उस धातु जो इससे धातु मिल गई है उस धातु को शुद्ध करना। ठीक है, उस धातु को परिष्करण करेंगे, उस धातु को शुद्ध करेंगे। तो इसके इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कि धातुओं का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण के बारे में। देखो यहाँ पर हम लोग पहले चरण के बारे में बात करेंगे। पहला चरण क्या था आप लोग देख रहे थे कि देखिए मैं बताता हूँ पढ़ के। एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था यार, इधर कैमरा में माइक नहीं सेट था, इस वजह से लेक्चर ख़राब हो गया मेरा। बहुत दुख होता है यार ऐसे में। देखो पहला चरण है कि धातुओं की प्राप्ति में कि अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण से मतलब क्या होता है कि उससे अयस्क और गैंग को उससे अलग किया जाता है। ठीक है, और वो किसी भी विधि से अलग किया जाता है, जैसे कि पानी से साफ करके। लिख लीजिए कॉपी में, अयस्कों का समृद्धिकरण मतलब यही होता है कि अयस्क और गैंग को आपस में अलग किया जाता है, और ये किसी भी विधि से किया जा सकता है। जैसे कि हम पानी से साफ कर देंगे, पानी से धुल देंगे, इसके बाद हम छान लेंगे, है ना, अयस्क और गैंग को। इसके बाद रसायनों का कुछ उपयोग करके, कुछ केमिकल्स का उपयोग करके हम अलग करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ हम चुंबकीय विधि द्वारा हम अयस्क और गैंग को अलग करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिसमें लौह होता है, लौह मतलब लोहा होता है जो चुंबक में चिपक जाता है। ठीक है, इसके आगे चले हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है, दूसरा है कि एक है अयस्कों का समृद्धिकरण और एक है अयस्कों का परिष्करण। ठीक है, और ये तीसरा है धातुओं का निष्कर्षण। परिष्करण में क्या होता है कि अयस्कों से धातुओं को निकाला जाता है। कैसे? अयस्कों से धातुओं का निकाला जाता है। अब तीसरे में देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब इसमें से शुद्ध धातु निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? शुद्ध धातु। यहाँ पे क्या है कि कार्बोनेट अयस्क को, याद रखना, कार्बोनेट अयस्क को धातु का निष्कर्षण निस्तापन कहलाता है। जैसे कि कोई हमारे पास कार्बोनेट अयस्क है, किसी भी चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट है ना, कोई भी कार्बोनेट अयस्क है हमारे पास, उससे जब हम धातु निकाल लेंगे तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? उस क्रिया को बोलेंगे निस्तापन।
और इसके बारे क्लास 11th में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भैया केमिस्ट्री में, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री 11th की मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। देखो तो क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण निस्तापन कहलाता है। याद रखना, पूरी जिंदगी काम आने वाला है। कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, निस्तापन। अब यहाँ पे है कि सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, भर्जन। क्या कहलाता है, भर्जन। सल्फाइड अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क, कोई भी सल्फाइड है हमारे पास, सल्फाइड अयस्क है, अयस्क हमने गैंग को निकाला, अयस्क से हमने शुद्ध धातु जब निकालेंगे, जब सल्फाइड अयस्क से हम धातु निकाल लेंगे, ठीक है, सल्फाइड अयस्क से जब हम धातु निकाल लेंगे उस क्रिया को हम बोलेंगे भर्जन। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। और इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले लेक्चर में आप लोग संक्षारण के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख के समझाने वाला नहीं हूँ, बस मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है, ऐसे होता है। और इसके बाद आप लोग कॉपी पेन में देख लीजिए और खुद से उसको लिखिएगा। देखिए क्या होता है संक्षारण में, धातुएं अपने आसपास, जो धातुएं होती है, जैसे लोहा होता है पास में कहीं पड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने आसपास नमी, अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे संक्षरित होने लगता है। संक्षरित का मतलब उसका क्षय होने लगता है और वो नष्ट होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि कोई धातु है वो पड़ी हुई है, वो अम्ल के संपर्क में आ रही, वायु के संपर्क में आ रही, धूप के संपर्क में आ रही है, ठीक है, आर्द्रता, नमी के संपर्क में आ रही, तो धीरे धीरे क्षय होने लगेगी, धीरे धीरे संक्षरित होने लगेगी, उसी को हम बोलेंगे संक्षारण, ठीक है। जैसे कि सिल्वर वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है, जो सिल्वर होता है, चांदी होता है, उसको वायु की उपस्थिति में रखा जाता है, वो काला हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो गाँव में क्या हर जगह जो लड़कियाँ होती हैं वो जो चांदी की पैरों में पहनती हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन बाद देखते हैं वो काला हो जाता है, फिर उसको सोनार के पास ले जाते हैं धुलवाने के लिए, ठीक है। और उसे धुलवाना नहीं चाहिए, कोलगेट मंजन लगा के साफ कर देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इसके बाद कॉपर के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कार्बोनेट बनाता है। जो कॉपर होता है, कॉपर के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर के साथ अभिक्रिया करके उसको हरे रंग का बना देता है, ठीक है। और जो आप लोहा जानते हैं, लोहा क्या होता है, लोहा वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब लोहा को, जैसे आप लोग देखे हो लोहा होता है ना, हम लोग खराब लोहा कहीं पे फेंक देते हैं तो क्या होता है, वायु के संपर्क में वो धीरे धीरे आता रहता है, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, मतलब कि हम लोग गाँव की भाषा में उसे बोलते हैं मूर्छा लग गया। क्या बोलेंगे, मूर्छा लग गया, ठीक है, किसी चीज़ में मूर्छा लग गया है ना, तो यही बोलते हैं। तो जो मतलब कि धातु है वायु के संपर्क में आई, जल के संपर्क में आई, नमी के संपर्क में, तो खराब हो गई, संक्षरित हो गई। अब इसके उपाय क्या है, इसके उपाय है किसी चीज़ का लेप कर दो, है ना, पेंट चढ़ा दो, प्राइमर कर दो, तो उससे नहीं संक्षरित होगी, ठीक है। तो आज आप लोगों ने पढ़ा धातु और अधातु, ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल चैप्टर नॉलेज है। और देखिए जो संक्षारण है ना, संक्षारण, इसके बारे में आप लोग किताब से देख लीजिएगा, ठीक है, और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और जो भी नहीं समझ आया उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।